This video teaches you the Lewis model. Lewis model is considered as the basic model in theory of development. Lewis model is studied as a dual economy. So let us understand the nature of the dual economy in Lewis's model. आप यहाँ देख सकते हैं कि लुइस मॉडल जो है सर आर्थर विलियम लुइस ने 1979 में प्रेजेंट किया था, जिसके लिए उनको नोबेल मेमोरियल प्राइज भी मिला 1979 में। लुइस मॉडल बेसिकली 1979 में नहीं बल्कि 1950s में उन्होंने प्रेजेंट किया था। 1979 में उनको नोबेल प्राइज मिला। ये जो मॉडल है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको लुइस मॉडल कहते हैं और इसमें बेसिकली जो ड्यूअल इकोनॉमी है उसमें टू सेक्टर मॉडल है। ये बेसिकली ये जो टू सेक्टर्स हैं ये है ट्रेडिशनल सेक्टर और मॉडर्न सेक्टर। तो यहाँ हम टू सेक्टर्स की फॉर्म में हम स्टडी करने वाले हैं इकोनॉमी को। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है बेसिक इस ड्यूअल इकोनॉमी का। सो ट्रेडिशनल सेक्टर जो है उसको हम दो और नामों से यहाँ पे कॉल करेंगे, वो है एग्रीकल्चरल सेक्टर और सब्सिस्टेंस सेक्टर। बेसिकली इनका मीनिंग जो है वो सेम ही होगा। ट्रेडिशनल सेक्टर को हम क्या कहेंगे, एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कह सकते हैं उसको, और सब्सिस्टेंस सेक्टर भी उसको हम कहेंगे। जो मॉडर्न सेक्टर है उसको हम इस पूरी वीडियो में अर्बन सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर या कैपिटलिस्टिक सेक्टर भी, इनमें से किसी भी नाम से हम उसको कॉल कर सकते हैं। ये बेसिकली सिनोनिम है ये एक दूसरे के। assumptions क्या है ड्यूअल इकोनॉमी मॉडल की? द ड्यूअल इकोनॉमी मॉडल रेस्ट ऑन द फॉलोइंग assumptions. नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ सरप्लस अनप्रोडक्टिव लेबर इन ट्रेडिशनल सेक्टर। ट्रेडिशनल सेक्टर कौन सा, जिसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं या सब्सिस्टेंस सेक्टर भी कहते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बेसिकली रूरल इकोनॉमी जो है उसमें अनप्रोडक्टिव सरप्लस लेबर अवेलेबल है, और ये सरप्लस लेबर जो है ये माइग्रेट करेगी अर्बन सेक्टर में। सो दीज वर्कर्स आर अट्रैक्टेड टू द ग्रोइंग मॉडर्न सेक्टर, जिसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मॉडर्न सेक्टर, या इसको हम कैपिटलिस्टिक सेक्टर भी बोलते हैं। यहाँ हायर वेजेस हैं जो ऑफर किए जाते हैं लेबर को। तो ये जो सरप्लस लेबर अवेलेबल है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये अट्रैक्ट होती है जो ग्रोइंग सेक्टर है मॉडर्न सेक्टर, उसमें जो हायर वेजेस हैं उनके लिए। और वेजेस इन द मॉडर्न सेक्टर आर मोर और लेस फिक्स्ड, ये एक मेजर अजम्पशन है, और यही उसकी बाद में एक लिमिटेशन भी होती है इस लुइस मॉडल की। Entrepreneurs in the manufacturing sector make profit because they pay lesser wages than the marginal productivity of the labor. यूजुअली जितना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होता है लेबर का उसके इक्वल वेजेस होने चाहिए, लेकिन वेजेस जो है मॉडर्न सेक्टर में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से कम पे किए जाते हैं, और एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट अर्न होता है, और यही प्रॉफिट वो इकोनॉमी में री इन्वेस्ट करते हैं, और ये री इन्वेस्टमेंट जो होता है इसी से इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन पॉसिबल होता है। An advanced manufacturing sector means an economy has moved from traditional to an industrial phase. So अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किसी भी इकोनॉमी की लार्जर लेबर फोर्स एम्प्लॉयड है तो ये कहा जा सकता है कि इकोनॉमी अब ट्रेडिशनल इकोनॉमी ना होकर एक इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी बन चुकी है, या फिर इंडस्ट्रियलाइज्ड फेज में वो एंटर कर चुकी है। सो बेसिकली इसकी जो थीम है, इसकी जो स्पिरिट है मॉडल की, वो ये है कि किसी भी इकोनॉमी में ट्रांसफर ऑफ लेबर, सरप्लस लेबर, from the primary sector to the secondary sector, from the traditional to the modern sector, from the subsistence to the capitalist sector, ये एक कॉमन फिनोमिना है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी डेवलप हो रही है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट जो ट्रेडिशनल सेक्टर के, उनमें सबसे पहले द ट्रेडिशनल सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो वेजेस। वेजेस क्या है, वहां लो है, इसीलिए वो अट्रैक्ट होते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ। अबंडेंस ऑफ लेबर है, लेबर वहां एक्सेस में है, सरप्लस है, और लो प्रोडक्टिविटी है। लो प्रोडक्टिविटी तो नेचुरली अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि जब लेबर सरप्लस है
और आउटपुट लिमिटेड है, तो लेबर की जो नंबर है, यानी टोटल लेबर फोर्स, सॉरी जो वर्क फोर्स है, उससे अगर हम टोटल आउटपुट को डिवाइड कर देते हैं, वही प्रोडक्टिविटी होती है। तो क्योंकि वर्क फोर्स का साइज ज्यादा है, रूरल एरिया में आउटपुट कम है, तो नेचुरली प्रोडक्टिविटी कम ही होगी। टोटल आउटपुट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सो रूरल एरिया में वेजेस की फॉर्म में पे नहीं किया जाता है। प्रॉफिट्स जो है वो कैसे शेयर होते हैं, और बेसिकली शेयर जो होते हैं फैमिली मेंबर्स को, उनको ईच मेंबर को शेयर्स फ्रॉम द फार्म आउटपुट, यानी फसल जितनी पैदा होती है उसका हिस्सा हर फैमिली मेंबर को मिल जाता है। थ्रू आउट द ईयर वो उसको कंज्यूम करते हैं अपने शेयर को। सरप्लस लेबर फ्रॉम ट्रेडिशनल सेक्टर इज ट्रांसफर टू मॉडर्न सेक्टर, ये अभी मैंने बताया आपको कि ट्रेडिशनल सेक्टर से ट्रांसफर होती है सरप्लस लेबर, कहा, मॉडर्न सेक्टर के लिए। ट्रेडिशनल सेक्टर क्रिएट्स डिमांड, तो ये इसका सेकंड फंक्शन है। नंबर वन फंक्शन क्या है कि वो सरप्लस लेबर प्रोवाइड करता है, जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के एक्सपेंशन के लिए जरूरी है। तो लेबर प्रोवाइड करता है ट्रेडिशनल सेक्टर, और साथ ही वो डिमांड भी क्रिएट करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो गुड्स हैं, जो आउटपुट है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, उसको परचेज करने के लिए डिमांड भी जनरेट करता है ट्रेडिशनल सेक्टर। अब बात करते हैं मॉडर्न सेक्टर की। मॉडर्न सेक्टर ल्यूइस ने डिफाइन किया, दिस इज एज द दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी व्हिच प्रोड्यूसेस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। सो गुड्स का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हम इसीलिए बोल देते हैं। इट यूजेस न्यू टेक्नोलॉजी, जबकि जो ट्रेडिशनल सेक्टर है वो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी को यूज करता है, ये न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करता है। और ये कैपिटल इंटेंसिव होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है यूजुअली कैपिटल इंटेंसिव होता है, यहाँ मशीन्स का यूज ज्यादा होता है। और इट ऑल्सो डिमांड्स मोर वर्कर्स फॉर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन तभी होगा जब ज्यादा वर्कर्स इसको मिलेंगे। इट इज कैरेक्टराइज बाई वेज लेबर, तो यहाँ शेयर जो है जो फार्म आउटपुट में होता है कि बेसिकली फैमिली मेंबर्स को शेयर रिसीव होता है, यहाँ वेजेस रिसीव होते हैं लेबर्स को। एंड ऑर्गेनाइज्ड ऑन कैपिटलिस्टिक प्रिंसिपल्स, तो जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको यहाँ फॉलो किया जाता है। बिजनेस इज कैरिड आउट फॉर मेनली प्रॉफिट मोटिव, सर्वाइवल या सब्सिस्टेंस का यहाँ कोई रीजन नहीं है, यहाँ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम किया जा रहा है। कैपिटलिस्ट प्रॉफिट्स आर री इन्वेस्टेड, ये अभी मैंने पहले भी बताया, और उसी से कैपिटल फॉर्मेशन होती है इकोनॉमी में, और जिससे कि डेवलपमेंट पॉसिबल होता है फास्ट। कैपिटलिस्ट सेक्टर में भी प्राइवेट और पब्लिक, ये पब्लिक ओनरशिप या प्राइवेट ओनरशिप दोनों में से कोई भी पॉसिबल है। जैसे इंडिया का अगर हम एग्जांपल दें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कैपिटलिस्टिक सेक्टर का पार्ट है और वो प्राइवेट ओनरशिप में है। ओएनजीसी एक कंपनी है जो वो भी कैपिटलिस्ट सेक्टर को ही बिलोंग करती है, लेकिन वो पब्लिक सेक्टर का पार्ट है। नाउ द फंक्शनिंग ऑफ ड्यूअल इकोनॉमी, ये ड्यूअल इकोनॉमी काम कैसे करती है, इसमें जो दो सेक्टर्स हैं वो कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, और कैसे लेबर का ट्रांसफर होता है, बेसिकली माइग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम द रूरल इकोनॉमी टू द मॉडर्न अर्बन इकोनॉमी। तो रूरल से अर्बन एरिया में जो माइग्रेशन होता है वो कैसे होता है और किन रीजंस की वजह से होता है। ल्यूइस कंसीडर्स द ट्रेडिशनल सेक्टर टू बी ओवर पॉपुलेटेड, ल्यूइस की अंडरस्टैंडिंग में ट्रेडिशनल सेक्टर ओवर पॉपुलेटेड है, जहां सरप्लस लेबर है अवेलेबल, लेकिन वो अनस्किल्ड लेबर है, और इस अनस्किल्ड लेबर का एक ऐसा स्टॉक है जो कि अनलिमिटेड स्टॉक है, क्योंकि वहाँ वो जो रूरल एरिया है वो ओवर पॉपुलेटेड है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक्सेस लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है। नाउ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग न्यू इंडस्ट्रीज, वो न्यू इंडस्ट्रीज या फिर जो अर्लियर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उनका एक्सपेंशन क्यों पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि सरप्लस लेबर जो रूरल एरिया में है वो इंडस्ट्रियल एरिया को रिसीव होती है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज एक्सपेंड हो सकती हैं या न्यू इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हो सकती हैं। लार्ज पोर्शन ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर कंसिस्ट ऑफ लेबर इन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये जो लेबर जिसे बेसिकली ओवर पॉपुलेटेड कहा गया ल्यूइस मॉडल में, और जिसका कि अनलिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है, जो इजीली ट्रांसफर हो सकती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जिसको शिफ्ट किया जा सकता है रूरल सेक्टर से अर्बन सेक्टर में इजीली, और जो लोग खुद ही मोटिवेटेड होते हैं अर्बन एरिया में ज्यादा वेजेस की तरफ
तो वे बेसिकली फार्म सेक्टर में या एग्रीकल्चर सेक्टर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट थे, एक इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट जो कि दिखाई नहीं देता लेकिन एक्चुअली होता है, क्योंकि मोर नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग ऑन अ स्मॉलर पीस ऑफ लैंड, और जितने की वहां जरूरत नहीं होती, तो ऐसे में मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो काफी कम होता है एग्रीकल्चरल लेबर का। तो यहाँ क्या होता है, जो रिलेशनशिप है दोनों सेक्टर्स के बीच में वो क्या है कि कैपिटलिस्ट या अर्बन सेक्टर जो है वो तब एक्सपेंड होता है जब वो रूरल सेक्टर से या सब्सिस्टेंस सेक्टर से वो लेबर ड्रॉ करता है, यानी कि वहां से लेबर जो है वो सब्सिस्टेंस सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिसीव होती है। तो इस ये रिलेशनशिप है बेसिकली इनमें। तो अगर हम लेबर की बात करें तो सब्सिस्टेंस सेक्टर जो है वो बेसिकली गिवर है, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर या कैपिटलिस्ट सेक्टर है वो रिसीवर है। दिस causes the output per head of labor who move from subsistence to industrial sector to increase। क्यों इंक्रीज होता है आउटपुट पर हेड लेबर का जो पहले रूरल एरिया में थी, क्योंकि रूरल एरिया में वो जो लेबर थी पहले वो वहां कुछ भी आउटपुट में ऐड नहीं कर रही थी, उसका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑलमोस्ट जीरो था। अब यही लेबर जब शिफ्ट होती है अर्बन एरिया में, तो अब ये आउटपुट में कुछ कंट्रीब्यूट करती है जिससे इसका मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। If a number of workers from the subsistence to the capitalist sector equal to the number of surplus labor in subsistence sector, see, if a number of workers move from subsistence to the capitalist sector equal to the number of surplus labor in subsistence sector, general welfare and productivity will increase। इसका मीनिंग क्या है बेसिकली इस सेंटेंस का, कि सरप्लस लेबर जो सब्सिस्टेंस सेक्टर में थी, अगर वो सरप्लस लेबर शिफ्ट हो जाती है कैपिटलिस्ट सेक्टर में, कहां पहुंची, कैपिटलिस्ट सेक्टर में, पहले थी वो सब्सिस्टेंस सेक्टर में, तो इससे क्या होगा, जनरल वेलफेयर और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी ओवरऑल इकोनॉमी में। क्यों, क्योंकि ये जो सरप्लस लेबर थी ये जब रूरल सेक्टर में थी या एग्रीकल्चर सेक्टर में थी वहां इसका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑलमोस्ट जीरो था, वहां इनकी अर्निंग जो थी, इनके जो वेजेस थे बहुत ही पुअर थे, बहुत ही लो थे। तो अब जब ये मूव करेंगे तो ओवरऑल इकोनॉमी में अब वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी खुद की जो अर्निंग है, खुद के वेजेस हैं वो भी पॉजिटिव हैं, और साथ ही इकोनॉमी में कुछ आउटपुट की ग्रोथ में भी वो कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, जिससे जनरल वेलफेयर और प्रोडक्टिविटी दोनों इंप्रूव होती हैं। टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट विल रिमेन अनचेंज्ड। टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट क्या है, वो अनचेंज रहेगा, क्योंकि ये जो जितनी भी लेबर थी ये तो पहले ही सरप्लस थी। टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगा, टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन फार्म प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि ये जो एडिशनल लेबर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रिसीव हुई है ये प्रीवियसली ये वहां सरप्लस थी। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग विल बी ड्रिवन अप बाय द कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन किससे होगी, वो जो एक डिफरेंशियल है बेसिकली, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो प्रॉफिट जो अर्न कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है क्योंकि वेजेस जो हैं वो प्रोडक्टिविटी से कम पे किए जा रहे हैं, उस प्रॉफिट से ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैपिटल फॉर्मेशन होती है, क्योंकि उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वर्कर्स की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये उस कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से इंक्रीज होती है। लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज भी हो सकती है इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। वो उसका रीजन है, अगर एडिशनल वर्कर्स ऐड होते चले जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होते ही जाएं, और एक्स्ट्रा सरप्लस लेबर रूरल एरिया से शिफ्ट होती चली जाए, तो एक सिचुएशन ये पॉसिबल है अर्बन एरिया में भी कि एक्सेस लेबर हो जिनके लिए कैपिटल जो है वो एडिकेट अमाउंट में अवेलेबल ना हो, जिससे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी कम हो सकती है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इवेंचुअली द वेज रेट्स ये पूरा एडजस्ट होगा। इसको एक बार समझिए, जब रूरल एरिया में सरप्लस लेबर था, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो थी, वहां इनकम भी कुछ नहीं थी, फिर वो सरप्लस लेबर शिफ्ट होती है अर्बन एरिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो वहां
वो कुछ वेजेस रिसीव करते हैं, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो पॉजिटिव है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो कि पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑलमोस्ट जीरो थी। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो एक्सपैंड होगा, न्यू इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होंगी, लेबर ट्रांसफर, लेबर शिफ्ट होती जाएगी, माइग्रेट होती जाएगी, रूरल एरिया से एक्सपेंशन होता चला जाएगा। लेकिन देयर माइट बी स्टेज कि जब वो माइग्रेशन जो है वो इस लेवल को रीच कर जाए कि उसके बाद फ्रेश एडिशन टू आउटपुट जो है वो पॉसिबल ना हो, या फिर अगर एडिशन हो भी रहा है तो उसका रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो पहले जैसा ना रहे, और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है लेबर का वो डिक्रीज होना शुरू हो जाए। इस तरीके से क्या है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अर्बन एरिया में डिक्रीज होनी शुरू होगी, और रूरल एरिया में अगर हम कहें जहां पहले सरप्लस लेबर थी, वहां क्योंकि सरप्लस लेबर वहां से माइग्रेट कर चुकी है, तो वहां पे अब उतनी ही लेबर प्रेजेंट है जितनी की फार्म प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, तो वहां मार्जिनल प्रोडक्ट अब पॉजिटिव होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट अगर वहां पे रूरल एरिया में पॉजिटिव है तो वहां पे भी पॉजिटिव इनकम्स पॉसिबल होंगी। तो नाउ इस पूरी सिचुएशन में क्या होगा कि ग्रेजुअली देयर विल बी अ सिचुएशन कि जब ये इक्वलाइज होना शुरू होंगे। इक्वलाइज होंगे क्या? तो वर्कर्स लीव द एग्रीकल्चर सेक्टर, जैसे मैंने भी बताया कि वर्कर्स एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज्वाइन करेंगे। तो इंक्रीजिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी शुरू में, एंड वेजेस इन एग्रीकल्चर विल ड्रिवन ड्राइविंग डाउन प्रोडक्टिविटी एंड वेजेस इन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो ट्रांसफर है ये होता चला जाएगा, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्टिविटी भी कम होगी और ग्रेजुअली वेजेस भी कम होंगे। एंड रिजल्ट क्या होगा? फाइनली क्या होगा? फाइनली ये होगा कि एग्रीकल्चरल वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस दोनों इक्वल हो जाएंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो रूरल एरिया में यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उनमें दोनों में वो इक्वल होगा, उनका डिफरेंशियल नहीं रहेगा। और जब ये ऐसा हो जाएगा कि यानी वेजेस भी दोनों सेक्टर्स में सेम होंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट भी दोनों सेक्टर्स में सेम हो जाएगा ग्रेजुअली, तो उसके बाद कोई फ्रेश माइग्रेशन के लिए इंसेंटिव इकोनॉमी में नहीं बचेगा। सो नो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एनलार्जमेंट विल बी पॉसिबल, और वो इकोनॉमी तब तक एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन चुकी होगी, इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी बन चुकी होगी। द कैपिटलिस्ट सेक्टर डज नॉट एक्सपेंड इनडेफिनेटली। तो इसका मतलब यही हुआ, कंक्लूजन यही है कि कैपिटलिस्ट सेक्टर अनएंडिंगली एक्सपेंड नहीं हो सकता, उसकी अपनी लिमिट्स हैं। और वो लिमिट क्या है कि ग्रेजुअली जब ये सरप्लस लेबर फार्म सेक्टर से कैपिटलिस्ट सेक्टर में ट्रांसफर होती जाएगी, सो देयर विल बी अ सिचुएशन कि जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अर्बन सेक्टर में डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और रूरल एरिया में इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, और ग्रेजुअली वो दोनों सेम होगी, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दोनों सेक्टर में सेम हो जाएंगी तो वेजेस भी सेम होंगे, तो वेज डिफरेंशियल नहीं रहेगा, कोई मोटिवेशन रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आने का नहीं रहेगा, तो माइग्रेशन स्टॉप हो जाएगा। इट कम्स टू ए हॉल्ट व्हेन सरप्लस लेबर इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। तो अब कोई सरप्लस लेबर अवेलेबल नहीं रहेगी रूरल एरिया में, एंड वेजेस बिगिन टू राइज अबव द सब्सिस्टेंस लेवल। तो पहले सब्सिस्टेंस लेवल पर वेजेस रिसीव हो रहे थे रूरल एरिया में, सिर्फ सरवाइव करने के लिए जितने वेजेस सफिशिएंट है सिर्फ उतने पे किए जाते थे, या उससे मार्जिनली थोड़ा सा ज्यादा पे किया जाता था, ताकि जो लेबर है वो माइग्रेट ना करे अर्बन एरिया में या किसी और वर्क में, तो सिर्फ उतने वेजेस पे किए जाते थे। लिमिटेशंस है ल्यूइस मॉडल की। इसकी एडवांटेज तो यही है कि ये अपने आप में फर्स्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल माना जाता है डेवलपमेंट थ्योरी में, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी हैं। पहली बात, एक अनरियलिस्टिक अजम्पशन ये ड्रॉ करता है, और वो अनरियलिस्टिक अजम्पशन क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर लेबर मार्केट। एक ऐसी इंडस्ट्रियल लेबर मार्केट एग्जिस्ट करती है जो इंश्योर करेगी एग्जिस्टेंस ऑफ कांस्टेंट रियल अर्बन वेजेस। यहाँ पे आपने देखा कि शुरू में अजम्पशंस में ये था कि जो अर्बन वेजेस हैं वे कांस्टेंट हैं, दे आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट। नॉर्मली ये पॉसिबल होता नहीं है, अनरियलिस्टिक है, क्योंकि वेजेस वेरी करते हैं ओवर द टाइम। लेकिन यहाँ ये अजम्पशन है कि कांस्टेंट रियल अर्बन वेजेस हैं, और ये तब तक कांस्टेंट रहेंगे, ये तब तक कांस्टेंट रहते हैं कब तक? जब तक कि जो रूरल सप्लाई ऑफ लेबर है, रूरल एरिया में जो सप्लाई ऑफ रूरल सरप्लस लेबर है, जब तक कि वो एग्जॉस्ट ना हो जाए, यानी कि वो खत्म ना रहे, रूरल एरिया में कोई भी सरप्लस लेबर ना बचे। माइग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू द कैपिटलिस्ट सेक्टर, ये बहुत इजी लगता है सुनने में कि हाँ रूरल एरिया से
जो सरप्लस लेबर होगी वो माइग्रेट कर जाएगी अर्बन एरिया में। बट दिस इज नॉट एज स्मूथ एज इजी जैसा कि ल्यूइस मॉडल उसे एज्यूम करता है और यूज करता है अपने मॉडल में। रियल वेजेस कैन नॉट रिमेन कांस्टेंट एट सबसिस्टेंस लेवल। रियल वेजेस जो हैं वो कहाँ, रूरल एरिया में भी सबसिस्टेंस लेवल पे फॉरएवर नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है कि ल्यूइस मॉडल इज वेरी यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। बहुत यूजफुल है ये टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट प्रोसेस इन एनी डेवलपिंग कंट्री, बट इट नीड्स मॉडिफिकेशन टू रिफ्लेक्ट द रियलिटी मोर क्लोजली। और ये जो मॉडिफिकेशन प्रोवाइड किया ये फी एंड रेनिस ने किया, या फिर इसके बाद हैरिस टोडारो मॉडल आया जो कि इसको और रिफाइन करता है और अपडेट करता है इस मॉडल को। दिस मॉडल हैज बीन एम्प्लॉयड क्वाइट सक्सेसफुली इन सिंगापुर। लेकिन यहाँ पे आयरनिक बात ये है कि खुद सर आर्थर लुइस की जो कंट्री है सेंट लुइसिया, खुद इस कंट्री में उनके इस मॉडल को एडॉप्ट नहीं किया गया, इसको एम्प्लॉय नहीं किया गया।